जय हिंद बच्चों, मैं उमंग उपाध्याय आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण विकास, अधोसंरचना का विकास और मानवीय पूंजी निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम यह देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का उसके पड़ोसी देशों के साथ में, जैसे कि चीन और पाकिस्तान के साथ में, किस प्रकार से हम तुलना कर सकते हैं। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे ग्रामीण विकास की। ग्रामीण विकास आवश्यक क्यों है? बच्चों, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने निर्धनता और बेरोजगारी की बात की थी, तो आपने ये जाना था कि गांवों में मुख्यतः कृषि कार्य किया जाता है और साथ ही वहाँ पर छिपी हुई और मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार गांवों में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। दूसरी ओर हम बात करें निर्धनता की, तो गांवों में बहुत सारे कारण ऐसे हैं, जैसे पारिवारिक कारण, सामाजिक कारण, उद्यमशीलता का अभाव, अज्ञानता, तकनीकी शिक्षा का अभाव इत्यादि कारणों से वहाँ लोग निर्धनता के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ग्रामीण विकास की कि अगर आपको देश का विकास करना है, देश का संतुलित विकास करना है, तो ऐसी स्थिति में आपको ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना पड़ेगा। ग्रामीण विकास का तात्पर्य है किसी भी ग्रामीण क्षेत्र का आर्थिक विकास और सामाजिक विकास। इस प्रकार ग्रामीण विकास एक वृहद अवधारणा है। बच्चों, अब हम बात करेंगे कि ग्रामीण विकास के लिए किन किन बिंदुओं को अपनाया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि भारत गांवों में बसता है और गांवों में मुख्यतः कृषि कार्य किया जाता है, तो हम कृषि को उन्नत बनाकर ग्रामीण विकास कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने कई प्रकार के प्रयास किए हैं। सबसे पहली बात हम करें कृषि साख की। बच्चों, जब कृषि कार्य किया जाता है तो 3 प्रकार के ऋणों की आवश्यकता होती है: लघु अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि। तो सरकार ने ऋण की व्यवस्था को करने के लिए कई प्रकार की संस्थाओं को स्थापित किया है, जैसे भूमि विकास बैंक, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, ग्रामीण विकास बैंक और एक शीर्षस्थ संस्था 1982 में स्थापित की गई थी, नाबार्ड, मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एक शीर्षस्थ संस्था है जो कि अन्य संस्थाओं को ऋण उपलब्ध करवाती है। अब हम दूसरी बात करेंगे कृषि व्यापार की। कृषि व्यापार, सरकार ने किसानों की भलाई के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। बच्चों, किसान उत्पादन तो करते हैं, लेकिन उस उत्पादन का उन्हें अच्छी प्रकार से मोल नहीं मिल पाता। बीच में कई तरह के बिचौलिए होते हैं, दलाल होते हैं। दूसरा, किसान अज्ञानी हैं, हिचकिचाते हैं, तो इसीलिए वे उत्पादन को बहुत ही कम दामों पर इन दलालों को या बिचौलियों को बेच देते हैं। वे मंडी में जाने से घबराते हैं। तो सरकार ने अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित कर दिया है, अर्थात उत्पादन के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है कि किसानों को कम से कम अपनी उपज का उतना मूल्य मिलना ही चाहिए। दूसरा, सरकार ने सहकारी संस्थाओं की स्थापना की है, मंडियों की स्थापना की है। साथ ही सरकार ने परिवहन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया है, ताकि गांव और मंडी के बीच में परिवहन के साधनों की किसी प्रकार की समस्या ना रहे। साथ ही सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए, उनको अधिक से अधिक लाभ देने के लिए एगमार्क स्टैम्प भी शुरू किया है। जिस उत्पाद की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है उसे एगमार्क स्टैम्प दिया जाता है। इस प्रकार उस स्टैम्प को प्राप्त करके किसान अपनी उपज का अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सरकार ने कृषि व्यापार को बढ़ावा दिया है। साथ ही एक और समस्या होती है कि उपज को रखा कहाँ जाए, तो इसके लिए सरकार ने वेयर हाउसेस, गोदामों की व्यवस्था भी की है। अब सरकारी गोदाम है, किसान अपने उत्पादन को कुछ मूल्य चुकाकर वहाँ पर अच्छी तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। तीसरी हम बात करें सहकारी संस्थाओं की भूमिका। बच्चों,
गांव के लोगों को अब सहकारिता का मतलब समझ में आने लगा है। सहकारिता का तात्पर्य होता है कि लोग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, उत्पादन करते हैं, वित्त का प्रबंध करते हैं, अपने उत्पाद की बिक्री के लिए एकजुट होते हैं और फिर जो लाभ होता है उसे आपस में बांट लेते हैं। तो इस प्रकार से सहकारिता के द्वारा बड़े पैमाने की मितव्ययिताएं लोगों को प्राप्त होती है। तो सरकार ने सहकारिता को प्रोत्साहित किया है। कई स्व सहायता समूह की स्थापना की गई है। अगली बात हम करें कि कृषि क्षेत्रों में उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ानी है या उत्पादन बढ़ाना है, साथ ही जो बेरोजगारी है उसको भी दूर करना है। तो अगला पॉइंट अगर हम लेना चाहें तो हम ले सकते हैं कृषि विविधीकरण। कृषि विविधीकरण का तात्पर्य है कि ना केवल कृषि कार्य किया जाए बल्कि कृषि कार्य के साथ में सहायक उद्योग भी किए जाएं। जैसे कि डेयरी फार्मिंग का काम किया जा सकता है, मछली पालन, कुक्कुट पालन इत्यादि सहायक उद्योगों की सहायता से बेरोजगारी की समस्या से भी निजात मिल सकती है। अगला पॉइंट है ग्रामीण विकास के अंतर्गत जैविक खेती। बच्चों, आजकल जैविक उत्पादों की मांग बहुत ज़्यादा है। जैविक खेती का तात्पर्य क्या होता है? जहाँ पर जैविक खाद का प्रयोग करते हुए उत्पादन कार्य किया जाता है। इससे न केवल उत्पादन की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहती है। जैविक उत्पादन करने में किसी प्रकार के केमिकल का यूज नहीं किया जाता। तो बच्चों, इस प्रकार ग्रामीण विकास के लिए ये कुछ बिंदु हैं जो कि अपनाए जा सकते हैं और इसके आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे अधोसंरचना के विकास की। अगर हमें देश का विकास करना है तो अधोसंरचना का विकास बहुत ही आवश्यक है। बच्चों, किसी भी इमारत की मजबूती उसकी नींव के ऊपर निर्भर करती है। तो अगर हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो हमारी नींव मजबूत होनी चाहिए। नींव का तात्पर्य है हमारी अधोसंरचना। अधोसंरचना का मतलब होता है किसी भी देश के अंतर्गत वे सेवाएं या वे सुविधाएं जो देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। अधोसंरचना को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक आर्थिक और दूसरा सामाजिक। आर्थिक अधोसंरचना का मतलब होता है वे सुविधाएं, वे सेवाएं जो कि उत्पादन एवं वितरण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती हैं, जैसे कि परिवहन, संचार, बैंकिंग, विद्युत इत्यादि। और दूसरी तरफ हम बात करें सामाजिक अधोसंरचना की। सामाजिक अधोसंरचना समाज का विकास। तो बच्चों, सामाजिक अधोसंरचना का मतलब क्या होता है? वे सुविधाएं, वे सेवाएं जो कि मानव को प्रदान की जाती है ताकि वे अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में योगदान दे सके। तो आर्थिक अधोसंरचना जहां पर प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास में योगदान देता है, वहीं सामाजिक अधोसंरचना अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास में योगदान देती है। अब अधोसंरचना जरूरी क्यों है? बच्चों, हमने कहा कि औद्योगिक विकास से ही देश का विकास होगा। तो अगर हम औद्योगिक विकास करना चाहते हैं, अगर हम कहीं पर उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो हम कहाँ करेंगे? जहाँ पर बिजली, पानी, परिवहन और संचार की व्यवस्था होगी, जहाँ पर आपको श्रम संसाधन उपलब्ध होंगे। और श्रम संसाधन उपलब्ध होने का मतलब केवल श्रमिक नहीं, बल्कि वो श्रमिक कैसे हों? शिक्षित हों और स्वस्थ हों। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधोसंरचना का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। और बच्चों, जैसे कि मैंने अभी बात की श्रम संसाधन की, मानवीय संसाधन की, तो अब हम बात करते हैं कि मानवीय संसाधन क्या होते हैं। बच्चों, अगर हम जनसंख्या को देखें, जनसंख्या वृद्धि को देखें, तो आपको ये एक नकारात्मक बिंदु लग सकता है।
पर अगर मैं आपको कहूं कि जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक ना होकर सकारात्मक हो सकती है, तो किस प्रकार से? मानवीय पूंजी निर्माण के द्वारा। बच्चों, अगर हम जनसंख्या वृद्धि को सकारात्मक रूप में देखना चाहते हैं तो जनसंख्या को मानवीय संसाधन के रूप में परिवर्तित करना होगा, रूपांतरित करना होगा। और ये किस प्रकार हो पाएगा? ये हो पाएगा शिक्षा और स्वास्थ्य के द्वारा। तो अब हम बात करेंगे मानवीय पूंजी निर्माण की। बच्चों, मानव संसाधन के रूप में अगर प्रयोग किया जाता है तो इसे मानवीय संसाधन कहा जाता है। मानवीय संसाधन एक मानव कब बनेगा? जबकि वो शिक्षित हो, जबकि वो स्वस्थ हो। तो सरकार इस और प्रयास कर रही है। सरकार यह कोशिश करती है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। इसके लिए सरकार ने 1995 से अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया है। 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जा रही है। महिलाओं को शिक्षा प्रदान की जा रही है। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोले गए हैं। कई तकनीकी शिक्षा केंद्रों की स्थापना की गई है। रोजगार उन्मुखी कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया है। जन शिक्षण संस्थान प्रारंभ किया गया। तो इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र का विकास करके हम मानवीय संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं ताकि बच्चे उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के तहत रोजगार से संबंधित बातों को सीख सके, समझ सके और स्वरोजगार की ओर उन्मुख हो सके। तो इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में सरकार कार्यक्रम चला रही है। दूसरी ओर शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी बहुत आवश्यक होता है। बच्चों, अगर आप शिक्षित तो हैं पर स्वस्थ नहीं हैं तो फिर आपकी कार्य क्षमता बहुत ही निम्न हो जाती है। तो इसीलिए सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को भी मुहैया करवाया है। सफाई, जल की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास, प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की स्थापना, इस प्रकार से सरकार प्रयास कर रही है कि लोगों का स्वास्थ्य उत्तम हो सके। तो इस प्रकार मानवीय पूंजी निर्माण में न केवल शिक्षा को रखा जाता है बल्कि स्वास्थ्य को भी रखा जाता है। एक शिक्षित व्यक्ति और स्वस्थ व्यक्ति ही मानवीय पूंजी के रूप में कार्य कर सकता है। तो बच्चों, ये होता है मानवीय संसाधनों का विकास या मानवीय पूंजी निर्माण। शिक्षा और स्वास्थ्य के द्वारा उत्पादन में वृद्धि होती है, उत्पादन की कुशलता में वृद्धि होती है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। तो इसीलिए मानवीय पूंजी निर्माण बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चों, अभी हमने देखा कि विकास क्या होता है, विकास की अलग अलग अवधारणाएं, ग्रामीण विकास, अधोसंरचना का विकास, मानवीय संसाधनों का विकास। अब हम बात करें कि भारत देश इतना विकसित हो रहा है, भारत देश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन भारत विकास की दौड़ में पाकिस्तान और चीन के साथ क्या कदम से कदम मिला पा रहा है? बच्चों, भारत और पाकिस्तान दोनों का सृजन साथ में ही हुआ है। भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपनी औद्योगिक नीति को साथ में शुरू किया। भारत और पाकिस्तान दोनों में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दोनों देश खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं। लेकिन फिर भी हम कहें कि भले ही पाकिस्तान ने आर्थिक सुधार कार्यक्रम को 1988 में अपनाया और भारत ने आर्थिक सुधार कार्यक्रम को 1991 में अपनाया, लेकिन जब हम राजकोषीय प्रबंध की बात करते हैं तो भारत पाकिस्तान की तुलना में कहीं आगे है। परिवहन, संचार, औद्योगिक क्षेत्रों में, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, निर्यात के क्षेत्र में, मानवीय पूंजी निर्माण के क्षेत्र में भारत पाकिस्तान की तुलना में कहीं आगे है। दूसरा, हम बात करें भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना चीन के साथ में, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि चीन विश्व में जनसंख्या के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। इसलिए चीन ने वहाँ पर वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया हुआ है।
और चीन भारत की तुलना में एक बहुत ही सशक्त अर्थव्यवस्था है। भारत की तुलना में चीन चाहे औद्योगिक क्षेत्र में देखें, चाहे परिवहन के क्षेत्र में देखें, संचार के क्षेत्र में देखें, निर्यात के क्षेत्र में देखें, हर क्षेत्र में कई गुना आगे है। अमेरिका के बाद चीन विश्व की दूसरी सबसे सशक्त अर्थव्यवस्था है। चीन ने आर्थिक सुधारों को 1978 में अपनाया और आर्थिक सुधार में उसने सबसे ज्यादा जो फोकस किया है वो क्या है, गरीब वर्गों के उत्थान के लिए कार्यक्रम बनाने में। गरीब वर्ग का उत्थान चीन के आर्थिक सुधार का प्रमुख बिंदु रहा है। इसीलिए जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि चीन में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या केवल 5.1% है। चीन औद्योगिक क्षेत्र में इस प्रकार की क्रांति लेकर आया है कि विदेशी लोग वहां निवेश करना चाहते हैं और चीन ने भी उसका स्वागत किया है। चीन 100% विदेशी निवेश को स्वीकार करता है। चीन निर्यात के क्षेत्र में बहुत आगे है, औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में बहुत आगे है, विदेशी निवेश के क्षेत्र में बहुत आगे है। तो इस प्रकार जब हम भारत की तुलना चीन से करते हैं तो देखते हैं कि भारत की तुलना में चीन हर क्षेत्र में बहुत ही आगे है। तो इस प्रकार जब हम भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों देशों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि चीन एक सशक्त अर्थव्यवस्था है और भारत और पाकिस्तान विकासशील देश है, लेकिन पाकिस्तान की तुलना में भारत अधिक विकसित है। तो बच्चों, आज हमने आर्थिक विकास की बात की। अब हम ये देखेंगे कि जब आर्थिक विकास किया जाता है तो हम औद्योगिक विकास की बात करते हैं, उत्पादन के संसाधनों के उपयोग की बात करते हैं। ऐसी स्थिति में होता क्या है? ऐसी स्थिति में हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो वर्तमान दौर में हमें केवल आर्थिक विकास की बात नहीं करना है, हमें धारणीय विकास की बात करना है। अब ये धारणीय विकास क्या है? धारणीय विकास का तात्पर्य है कि हम विकास तो करें, लेकिन इस प्रकार से करें कि पर्यावरण प्रदूषित ना हो। हम संसाधनों का उपयोग तो करें, लेकिन हम संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करें कि भावी पीढ़ी को किसी प्रकार का समझौता ना करना पड़े। तो धारणीय विकास का तात्पर्य है एक ऐसा विकास जिसमें बिना भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए हम वर्तमान में विकास करें और साथ ही पर्यावरण का भी ध्यान रखें। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हमने ग्रामीण विकास की बात की, हमने अधोसंरचना के विकास की बात की, हमने मानवीय पूंजी निर्माण की बात की और साथ ही हमने बात की भारत की चीन और पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के साथ में एक तुलना की। और हमने यह भी देखा कि अगर हम विकास कर रहे हैं तो विकास के स्थान पर हम धारणीय विकास की अवधारणा को किस प्रकार अपना सकते हैं। बच्चों, अब मेरा आपसे एक अभ्यास प्रश्न है कि जनसंख्या और मानवीय संसाधन में क्या अंतर होता है। इसी प्रकार से एक दूसरा अभ्यास प्रश्न है कि अधोसंरचना किसी भी देश के आर्थिक विकास में किस प्रकार महत्वपूर्ण योगदान देती है। बच्चों, आशा है कि आप इन दोनों प्रश्नों का उत्तर समुचित रूप से दे पाएंगे। धन्यवाद।